सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एड्यूक्रक्स CUET पे। हम अपने इस लेक्चर में नेशनल इनकम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया था आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, ताकि आपको एग्जाम में स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े चीज़ों को मेमोराइज करने में, क्योंकि बार बार करोगे किसी चीज़ को, वही मंत्र है सक्सेस का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फैक्टर इनकम बताया था कि किस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क होता क्या है। देखो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कौन से नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं। यहीं से आपका क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि फैक्टर इनकम में क्या है। इसके या तो हो सकता है डेफिनेशन आ जाए, या फिर कोई कह दे कि द रेंट रिसीव्ड बाय अ लैंड ओनर, तो उसका व्हाट इज इट अ फैक्टर इनकम और अ फैक्टर पेमेंट। मतलब ऐसे आपको एग्जांपल्स देके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है? इट इज अ इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। 4 फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें हम लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, इनको जो फैक्टर सर्विसेज के लिए हम पेमेंट करते हैं उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। क्योंकि ये सर्विस देखिए, लैंड अपने लैंड की अवेलेबिलिटी करके सर्विस प्रोवाइड करता है, एक लेबर अपनी सर्विसेज देता है इसलिए उसे वेज मिलती है, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट यील्ड होता है, और एक एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज के लिए प्रॉफिट चाहता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये हम बायलैटरल ट्रांजैक्शन होती है। मतलब बायलैटरल का मतलब टू वे होती है। आप किसी इकोनॉमी के साथ कर रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के साथ वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब हमारी तरफ से भी हो रही है, हमारी कंट्री की तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हो रही है। मतलब अगर वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम लोग उनको फैक्टर पेमेंट करेंगे, और अगर हम प्रोवाइड करें तो वो लोग हमें पेमेंट करेंगे। इस तरीके से होता है। जब मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का भी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर इनकम किस लिए होती है? फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट के लिए। ठीक है, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फैक्टर इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इसको आप ध्यान में रखिए कि ये इंक्लूड होती है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। देखो, एज द नेम सजेस्ट, ट्रांसफर, किसी चीज को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को आप भेज रहे हैं किसी को, पर बदले में या एवरेज में कुछ मांग नहीं रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। देखिए, इनकम फॉर विच नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न, कोई गुड या सर्विस नहीं दे रहे हैं उसके एवरेज में या उसके बदले में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। दीज आर यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन वे ट्रांजैक्शन होती है। मतलब आपने क्या किया, आपने भेज दिया, जैसे बाहर से रेमिटेंसेस आ गए, किसी ने अपनी फैमिली को वो पैसा भेज दिया है। ठीक है, या फिर आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी दी है, वो आपको रिसीव हो गई है, तो वही चीज होती है ट्रांसफर इनकम। कोई एक्स्ट्रा आप उसके सर्विस तो नहीं दे रहे अपने पेरेंट्स को उसके एवरेज में, तो वही चीज है पॉकेट मनी हुई, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट दे रही है, वो रेमिटेंसेस। तो ये होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होगी। क्यों? देखो, नेशनल इनकम में बेसिकली वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जिससे हमारा जीडीपी इफेक्ट हो, या इनकम इफेक्ट हो, आउटपुट इफेक्ट हो, प्रोडक्शन इफेक्ट हो, ये सारी चीजें जिसमें कोई इकोनॉमिक मोटिव अटैच हो जाता है वो। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ विल, ये जो एड्स रिसीव होती है, जैसे आप देखते हो ना, कभी हमारी कंट्री में डिजास्टर आ गया या कहीं पे भी आ गया, या तो हम दे रहे हैं। नेपाल में पीछे आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया था, हम लोगों ने $200 मिलियन के करीब वहां पे एड पहुंचाई। तो वो जो एड भी दे रहे हैं ना, उसमें कोई हमारा बेनिफिट तो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जेनरोसिटी, सिंपैथी के कारण वो चीज दे रहे हैं। ठीक है, वो ट्रांसफर इनकम होती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्लास 12 वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा, आई होप, अभी उनके बोर्ड चल रहे हैं। बट ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम फ्लो हो कैसे रहा है। देखो, नेशनल इनकम का फ्लो कैसे चलता है, किस तरीके से वो कंटिन्यूस रिपीट में चलता है, उसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। देखो, यहाँ पे एक कंसेप्शन है, यहाँ पे हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें। टू सेक्टर इकोनॉमी का, देखो, इकोनॉमी के ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर मॉडल्स होते हैं, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ अगर टू सेक्टर की बात करें तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म, एक हाउस होल्ड की बात करें और दूसरा फर्म, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसी से मैं सर्कुलर फ्लो आपको डिफाइन करूंगी। फिर दूसरा क्या है, देयर आर नो सेविंग्स बाय द हाउस होल्ड्स।
देयर क्या है, हाउस होल्ड्स के द्वारा सेविंग्स नहीं है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और भी बता देती हूँ लीकेजेस का, ठीक है। जो इकोनॉमी सेविंग इकोनॉमी होती है ना, सेव करती है, जहाँ के लोग सेव करते हैं, उसे लीकेज इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। तीसरा हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है फर्म के बाद। जहां इन्वेस्टमेंट होती है ना इकोनॉमी में, उसे इंजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है एग्जाम में आपको लीकेज या इंजेक्शन इसके बारे में पूछ ले, एमसीक्यू में आ जाए, 4 ऑप्शंस दे दें, तो इसलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने ये भी यहाँ कवर कर लिया है, ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं आपको डिफाइन करती हूँ, कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं हाउस होल्ड, इधर क्या है, फर्म, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड क्या होते हैं, हाउस होल्ड को हम कहते हैं सप्लायर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, और जब वो फैक्टर सप्लाई करते हैं तो वो फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। दे आर सप्लायर्स ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। और इसके बदले में फर्म क्या करेगी, अगर वो सर्विसेज देंगे उनको पेमेंट करेगी, उसे कहते हैं हम फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब आप जानते हैं जैसे कि कोई भी इंसान हो, अगर उसके पास पैसा आता है तो वो एक्सपेंडिचर करेगा, और एक्सपेंडिचर किस चीज पे करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म सप्लाई करती है। तो अब क्या हो रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। हमेशा एक्सपेंडिचर करता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करता है एक हाउस होल्ड, और फर्म क्या बदले में उसको दे रही है, बदले में उसको दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से ही ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। ये देखो एक स्पाइरल की तरह ये कंटिन्यू करता रहता है, वो सर्विसेज देंगे, फिर पेमेंट मिलेगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो ये दिस इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, कंटिन्यूअसली ये वर्कआउट करता रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी है। अब बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअली में हमारा काम ही क्या है, हमें नेशनल इनकम पहुंचना है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए हमें कैसे क्या कैलकुलेट करना होगा या जानना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कैलकुलेशन से पहले तो हम ये जानेंगे ही ना कि ये होता क्या है। इट इज नथिंग बट ये है कि एग्रीगेट वैल्यू है फाइनल गुड्स की जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। डेफिनेशन भी कहती है एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे कहते हैं हम जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप समझ ही गए होंगे कि क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है हमारा इनकम मेथड। ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड का डिस्कशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि जब मैंने आपको डबल काउंटिंग एक्सप्लेन करी थी तब वैल्यू एडेड था कि एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है या क्या फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है जिससे हमारा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वही वैल्यू एडेड मेथड है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जब एक एग्जांपल दिया था शर्ट के मैन्युफैक्चर से, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने जब आपको बताया था, तो वहां से वैल्यू एडेड दिखा। फिर एक्सपेंडिचर मेथड आएगा जिसे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, और फिर इनकम मेथड आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट और वैल्यू मेथड एडेड मेथड को हम डिस्कस करते हैं। द टर्म वैल्यू एडेड का मतलब है नेट कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म, नेट कितना नेट कंट्रीब्यूशन एक फर्म कर रही है, ठीक है। इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लिखा हुआ है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द फर्म। The value added is distributed among its 4 factors of the production.
हम कह रहे हैं वैल्यू एडेड 4 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, देयरफॉर वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और रेंट्स पेड आउट टू द फर्म ऐड होते हैं वैल्यू एडेड में। वैल्यू एडेड क्या है? ये एक फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल का और स्टॉक हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर वैल्यू एडेड। देखो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आप जरूर इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए कि वैल्यू एडेड क्या है, वो एक फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, अब नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज मैं कह रही हूं एक फर्म की प्रोडक्शन कितनी है एक ईयर में, वो शर्ट्स वगैरह या कुछ भी बनाता है, 500 रुपीज की प्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स जो उसने यूज किया है या रॉ मटेरियल यूज किया है, वो सपोज है 150 रुपीज का। ठीक है, और जो क्या है, वैल्यू क्या ऑफ कह लो फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी ये इकोनॉमिक में हम के लिखते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ये है सपोज हमारा, लगा लो ये 20 रुपीज है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोडक्शन दे रखी है, इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन दे रखी है, फिक्स कैपिटल की वैल्यू दे रखी है, तो आप इससे क्या नेट वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट वैल्यू एडेड होगा आपका जितना आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है या प्रोडक्शन है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप माइनस करेंगे, उसमें से आप इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि नथिंग बट डेप्रिसिएशन है या रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर है, कुछ भी कह लीजिए, वो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 500 माइनस 150 माइनस 20, तो ये क्या हुआ, 500 माइनस ये आया आपका, एक मिनट, 500 माइनस 350 एंड 20 330। ठीक है, ये आपका आ गया वैल्यू एडेड 330। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे नेट वैल्यू एडेड को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करें इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन एंड डी एक्यूमुलेशन की। देखो वैल्यू एडेड का हम एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट डिस्कस करें, उसी में ही ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। कुछ भी वो आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका इम्पैक्ट पूछ सकते हैं कैसे आएगा। तो देखो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन से पहले आप जान लो इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री क्या होती है, वो सारे गुड्स या चीजें जो आप, इन्वेंट्री आपने सुना भी होगा वैसे डेली लाइफ में अपना, कि वो सामान बचा रह गया या गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, वो ये सारी चीजें ना इन्वेंट्री होती है। ठीक है, वो क्या है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो बिका नहीं, अनसोल्ड फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल जो फर्म एक साल से दूसरे साल पे ले जाती है। ऑब्वियसली रखा हुआ सामान फेंक तो नहीं देगी, उसको सेल करेगी, अभी सेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सेल करेगी, तो वही चीज आती है इन्वेंट्री, विच द फर्म्स कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ अनसोल्ड अनफिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स को। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन या डी एक्यूमुलेशन क्या होता है। देखो एक्यूमुलेट करना नाम से ही पता चल रहा है, इकट्ठा करना। अगर वो स्टॉक बढ़ रहा है इन्वेंट्री का, इकट्ठा हुआ चला जा रहा है, तो उसे कहेंगे इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। इसके टेक्निकल डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि अगर आपका बिगिनिंग में कुछ स्टॉक है, ठीक है, और एंड में स्टॉक है, उसको अगर आप कंपेयर करते हो, बिगिनिंग में पर्टिकुलर था और एट द एंड वो स्टॉक अगर बढ़ गया है, तो उसे कहेंगे इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। बट अगर वही सेम स्टॉक आपके कुछ क्या सपोज कर लो, किसी का पेंसिलों का काम है, उसने के पास 1000 पेंसिल थी, ठीक है, बिगिनिंग में ईयर के स्टार्टिंग में उसके पास 1000 पेंसिल थी, ईयर के एंड में उसके पास कितने, ईयर के एंड में उसके पास सपोज सारा अपना सेल वेल या कुछ भी करने के बाद टोटल उसका इन्वेंट्री जो था वो, ये सपोज 1000 पेंसिलें बेचता है, 100 उसके स्टॉक में पड़ी थी, पर एट द एंड ऑफ द ईयर वो 100 जो पड़ी हुई थी वो 150 हो जाती है, तो इसे कहते हैं इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। बट अगर ये 100 से 150 की जगह 70 हो जाए इन्वेंट्रीज, ठीक है, एक साल में अगर 70 हो गई है स्टार्टिंग से एंड में कंपेरिजन वो कम,
तो उसे कहते हैं डी एक्यूमुलेशन। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार हम, आपको चीज़ें क्लियर हो। इफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज लेस देन द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग वाली वैल्यू कम है, मतलब आपने बेच दिए चीज़ें, तो इन्वेंट इज लेस देन एट द बिगिनिंग, मतलब एंड में वैल्यू, एंड में गुड्स क्या है, ज़्यादा है, तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज होगी और एक्यूमुलेट हो गई। पर अगर उल्टा रिवर्स हो रहा है कि वैल्यूज ऑफ द इन्वेंट्री बिगिनिंग में ज्यादा है और एंड में वो कम हो गई है, तो उसे कहते हैं इन्वेंट्रीज हैव डी एक्यूमुलेटेड, मतलब वो कम हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज की बात। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज, देखो चेंज है इन्वेंट्रीज में बेसिकली, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज में हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है ये चेंज इन इन्वेंट्रीज होती है। देखो कैलकुलेशन के टाइम हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, नेगेटिव आ जाएगा ना नहीं तो। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्रीज का अगर हम फॉर्मूले को नोट डाउन करें तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग एन ईयर माइनस सेल्स ड्यूरिंग एन ईयर। अगर हम चेंज करेंगे कि जो हमने सेल करी एक साल में और जितना प्रोडक्शन किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमें देगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हो, इसीलिए हम इस लेक्चर को थोड़ा धीरे धीरे ही कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चेंज इन इन्वेंट्रीज पढ़ने के बाद हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट किस तरीके की या किस टाइप की होती है। देखो जब इन्वेंट्रीज की बात कर रहे हैं, देखो ये सारी चीजें ना किससे रिलेटेड है, सिर्फ सारी चीजों को घुमा फिरा के ना नेशनल इनकम तक ही पहुंचाएंगे कि ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की टाइप। इन्वेंट्रीज को ना देखो बेसिकली कैपिटल ही माना जाता है। कैपिटल क्यों माना जाता है, क्योंकि स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज क्या है, आपने एक सामान को डाला है, एक चीजों को रखा है, फिक्स एसेट्स को वहां पे रखा हुआ है, तो मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करा है आपने, तभी तो आप बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि आप पैसा डाल के कुछ चीजों को खरीद रहे हैं, फिर अपना बिजनेस चला रहे हैं, इसीलिए इन्वेंट्रीज को कैपिटल ट्रेड किया जाता है। अब एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जो आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता ही है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, वही चीज है। अब ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होती कितनी तरीके की है। ठीक है, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो अभी हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्रीज की बात, जो जो चेंजेस इन्वेंट्रीज हो रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एज एन इन्वेंट्रीज को कैपिटल ट्रीट किया जाता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्रीज में चेंज आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, एडिशन करते हैं तो उसको एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड आती है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एज ए नेम से फिक्स्ड चीजें, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या का बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे मशीनरी की बात कर रहे हैं, टूल्स की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। फिर आता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में वो सारी इन्वेस्टमेंट जो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड कर रहा है, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स बाय हाउस होल्ड, ठीक है, उसे कहते हैं हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है एंड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं प्लान्ड एंड अनप्लान्ड चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज। देखो नेम ही बता रहा है प्लान या अनप्लान्ड। देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, अगर मैं प्लान्ड का डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है, तो मतलब कोई चीज, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्या कह रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट का, तो वो क्या कर रहा है, वो 1000 शर्टें बेचता है एक साल में। उसने क्या किया, प्लान किया कि उसको अपना स्टॉक बढ़ाना है, तो ठीक है, अपने इन्वेंट्रीज का स्टॉक बढ़ाना है। वो होप करता है कि उसकी जो ये स्टॉक है 1000 का, उसमें से ये सारा का सारा बिक जाएगा और एंड में उसको इंक्रीज होगा। तो वो क्या करता है, अगर उसको अपना स्टॉक बढ़ाना है
तो वो सपोज 1150 शर्टों को मैन्युफैक्चर कर रहा है और बेच रहा है, और जैसा वो प्लान करता है उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसकी ये 1000 शर्टें बिक जाती, तो एट द एंड तो वो क्या कर रहा है, 150 शर्टें बच गई हैं उसकी, तो इसे क्या कहते हैं, प्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसे कहते हैं प्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, एंड में उसका 150 शर्टों का स्टॉक बच रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं प्लान। बट अगर ऐसा ना हो, ये 150 का स्टॉक उसका बचे ही ना, या तो बिक जाए सारा का सारा, या हो सकता है 1000 भी ना बिके, तो उसे कहते हैं अनप्लैन्ड इन्वेंट्री चेंज। ठीक है, अगर प्लान करके जैसा वो कर रहा है मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक, और वही हो रहा है और उसकी इन्वेंट्रीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे प्लान इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन या डी एक्यूमुलेशन कहा जाएगा। बट अगर क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से चीजें ऑपोजिट ही रहती है और इन्वेंट्रीज इकट्ठी या हो जाती है, मतलब टोटली ऑपोजिट चीजें हो रही है, तो उसे अनप्लान्ड चेंजेस कहेंगे इन इन्वेंट्रीज में। तो चलिए अब वैल्यू एडेड मेथड का एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखते हैं। ठीक है, अब हम जान ही चुके हैं इन्वेंट्रीज क्या होती है, सेल क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है और कैसी चीजें। तो वैल्यू एडेड में मैंने बताया था ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, टोटल जो सेल्स हो रही है, ठीक है, टोटल सेल्स हो रही है प्लस आपकी चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो आप टोटल सेल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चीज को आप सेल कर रहे हो तो सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सेल क्या होता है, सपोज आपने क्या किया, आपने एक पेंसिल बेचनी है, एक मैन्युफैक्चरर पेंसिल का 5 रुपए की वो एक पेंसिल बेचता है और उसके पास 10 पेंसिल, देखो 5 रुपए की एक पेंसिल बेचता है और 10 पेंसिल है, तो ये क्या हुआ, 50 रुपए की पेंसिल हो गई या 50 रुपए की सेल हो गई, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो आप जानते हैं क्या ये होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज परचेजेस जो आप लोगों ने करे फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अब सेल्स, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारा आपको वैल्यू एडेड का मेथड दे दिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और सेल्स क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या देगा बेसिकली, एक मिनट, ये सारा चीज आपको देगा, क्या हो गया, ये सारी चीजें आपको देगा कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, फिर उससे आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेशन किया आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक ही फर्म का कैलकुलेशन है। ठीक है, ये एक फर्म का कैलकुलेशन आया, बट हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें चाहिए जीडीपी, व्हाट वी वांट, हमें चाहिए जीडीपी। तो जीडीपी कैलकुलेट क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे ऑफ आउटपुट बाय ऑल फर्म्स। ठीक है, ये सारा देंगे जब, तो एक फर्म का आता है जीवीए। ठीक है, इसको आई से डिनोट करो, आई मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, जहां पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब जितनी भी फर्म्स आपकी आ रही हैं, इंफिनिटी या एन ले लो, एन तक। ठीक है, तो जब ये सारी फर्म्स का आप समेशन कर देंगे, मतलब जैसे
जीवीए ऑफ फर्म, सपोज 4 फर्म है तो जीवीए ऑफ फर्म नंबर 1 प्लस जीवीए ऑफ फर्म नंबर 2 प्लस जीवीए ऑफ फर्म नंबर 3 प्लस जीवीए ऑफ फर्म नंबर 4, इन सब का समेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी। वैल्यू एडेड मेथड से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे पहले हमने क्या किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाया है, फिर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को उसमें ऐड करा है, फिर चेंज इन स्टॉक तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर टोटल सेल्स का फॉर्मूला डाला है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर्म के कैलकुलेशन के बाद हमने जीवीए का सम किया है, तो जो जीवीए का सम करने के बाद हमें क्या मिला है, जीडीपी। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देती हूँ कि अगर आपको मार्केट में दे रखा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है कि इनके प्रोडक्शन यही है, तो आप वो तीनों का जब समेशन करेंगे तो आपको वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। अब बात करते हैं हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड की। देखो, एक मेथड अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि क्या होता है, वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड मेथड हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एज द नेम सजेस्ट, एक्सपेंडिचर, जो सारे हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। देखो, फाइनल की बात हो रही है, दैट ईच फर्म मेक्स, हर फर्म जो कर रहा है, ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर इज दैट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज नॉट अंडरटेकन फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, जिसमें हम 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हमारा है फॉरेन एक्सपेंडिचर। तो ये वैल्यू तक हम पहुंचे कैसे, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अब क्या कर रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर की बात करें फाइनल, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, इट इज नथिंग बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं, मतलब जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों से हम अपने गुड पे कंज्यूम कर रहे हैं, और बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स पे तो खर्चा कर रहे हैं और बाहर से भी कुछ गुड्स मंगाते होंगे, उन पे खर्चा करते होंगे, वो हमारा इंपोर्ट वाला एक्सपेंडिचर को सीएम से नोट करते हैं। और जो हम अपने गुड्स पे कर रहे हैं, अपने गुड्स पे हम अगर वो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो वो हमारी फर्म्स को या हमारी इकोनॉमी में ऐड होगा, इसलिए उसको ऐसे लिखा जाता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने अपने यहाँ किया है माइनस जो हमने मशीनरी वगैरह बाहर से मंगाई होगी वो, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी होता है जीआई माइनस जीएम, और एक्सपोर्ट्स का होता है, एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स नॉर्मल, और एम से हम डिनोट करते हैं इंपोर्ट्स को, जो भी हमने बाहर से इंपोर्ट्स किए हो। तो जब हम इस फॉर्मूले को प्लेस करते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मूला में, तो जीडीपी तब हमें कैलकुलेट करने के लिए आती है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली में हमें चाहिए अपना डोमेस्टिक का प्रोडक्शन, डोमेस्टिक का एक्सपेंडिचर चाहिए। तो डोमेस्टिक का एक्सपेंडिचर ये सी आई, ये जो आई वाले पॉइंट है उससे डिनोट होता है। ठीक है, अगर मुझे उसे प्लेस करना है, अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी उसको, तो मुझे ये फिगर क्या मिलेगी, सी की जगह मैं लिख सकती हूँ सी आई माइनस सी एम, ठीक है, आई की जगह लिख सकती हूँ आई आई माइनस आई एम, जी आई माइनस जी एम, ठीक है, एक्स माइनस एम, इन सबको एक साथ ले जाऊंगी तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और ये सारे एक्सपेंडिचर को मैं एक साथ ले जाती हूँ, सी एम आई एम जी एम और एम, ये सारा सारा का सारा जो है ना, ये एक्सपोर्ट, ये आ जाता है हमारा इंपोर्टेड वाली चीज में आ जाता है। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है, ये सारे इंपोर्टेड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हो रहा है, तो इस टोटल को कंबाइंड को मैं एम लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फॉर्मूला जो है हमारा,
हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आया, जिसमें हमने ये CM क्या है, ये सारा इम्पोर्टेड का एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, ये हमारा ओन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है। आर ओन गुड्स पे एक्सपेंडिचर जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कर रहे हैं उसे हम ऐड कर रहे हैं, और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली हमें ये वैल्यू दे रही है। एग्जाम में आपको यही मेन याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, सारी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आए हों, वैल्यू एडेड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी, कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या चीज़ें क्लियर ना हो या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। किसी और चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आई होप सब चीज़ें आपको क्लियर थी और ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। तो हमारे इस चैनल को एडुक्विक CUET को प्लीज़ फॉलो, लाइक और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।